नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की सभी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हैं, जहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय, राजनीतिक और सांस्कृतिक खबरों से एक एक करके सारी जानकारी देंगे। बताएंगे कि भारत के अंदर सांस्कृतिक आजादी के जश्न की जबरदस्त तैयारी चल रही है। भगवान श्री राम के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारी का माहौल दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि चाइना पर नजर रखने के लिए भारत ने तैयार की बाज जैसी नजर रखने वाली तकनीक, और गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर बनने को लेकर बगावत के सुर उठने लगे हैं। और इसी के साथ में जानेंगे अंतरराष्ट्रीय खबरें, जहां पर चाइना भारत के संबंधों में क्या कुछ नए बदलाव आए हैं। एक एक करके आपको सारी जानकारियां देंगे, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी 5 अगस्त को भारत की सांस्कृतिक आजादी का जश्न बनाने की तैयारियों में जोर शोर से लगे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपकी ओर से क्या तैयारी की गई है। इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों सभी लोगों के साथ ये बात साझा करिए कि आपकी ओर से भारत की सांस्कृतिक आजादी यानी श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर क्या तैयारी की जा रही है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बाज से रखी जाएगी चीन की सैनिकों पर नजर। एक नया तंत्र भारत सरकार ने लागू किया है। दरअसल चीनी सैनिकों के दुस्साहस पर नजर रखने के लिए आईटीबीपी और इंटेलिजेंस एजेंसी बाज तंत्र पर काम करने वाली है। गश्त के दौरान आईटीबीपी कर्मियों को इस तरह के उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इस उपकरण के खुलासा न करने की शर्त पर बताया है कि ये बाज की तरह चीनी सैनिकों पर अपनी नजर बनाए रखेगा और भारत के आईटीबीपी जो चाइना बॉर्डर के सामने भारत की सीमाओं की रक्षा अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्य में करते हैं, उनको और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। इसी के साथ चाइना के लिए ये बेहद बुरी खबर सामने आ रही है क्योंकि चाइना लगातार भारत की सीमाओं पर अपनी विस्तारवादी नजर बनाए रखता है। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राफेल ने बढ़ाई चीन की बेचैनी, घबरा गया पाकिस्तान, दबाव कम करने के लिए दे रहे हैं उल्टे सीधे बयान। हम आपको बता दें कि भारत के अंदर राफेल आने के बाद चाइना ने अपने विशेषज्ञों को आगे करके भारत के राफेल की तुलना में चाइना के J-20 विमान को ठीक बताने के लिए कई अखबारों में लेख लिखे हैं। दरअसल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के सैन्य विशेषज्ञ जहांग के हवाले से ये खबर दी गई है, जिसमें लेखक ने लिखा है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI से बेहतर है राफेल, लेकिन चाइना के J-20 के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। हम आपको बता दें कि भारत के पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ पहले ही कह चुके हैं कि राफेल गेम चेंजर होने जा रहा है। चाइना के पास जो भी हथियार मौजूद हैं, जो भी फाइटर प्लेन मौजूद हैं, चाहे वो चाइना का J-20 फाइटर प्लेन क्यों ना हो, वो भारत के राफेल के सामने दूर दूर तक कहीं भी टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन चाइना की ओर से अपनी जनता को संतावना देने के लिए और पूरी दुनिया को बताने के लिए कि वो राफेल से नहीं डरा है, अपने विशेषज्ञों को आगे करके इस तरह का लेख लिखवा रहा है। और एक और जानकारी सामने है, जहां पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में बड़े बगावत की खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर जहां पर पूरे देश के अंदर हर्ष और उल्लास है और सभी लोग भारत के अंदर सांस्कृतिक आजादी का जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर आतंकवाद मुक्ति के कार्यक्रम के तहत धारा 370 हटाने के भी 1 साल पूरा 5 अगस्त को होने वाला है, और इसीलिए लोगों की खुशियां दोगुनी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उसके नेता भगवान श्री राम के मंदिर बनाने को लेकर कोई प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद गांधी परिवार से डर रहे थे। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का स्वागत किया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में ये बड़ी बगावत के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर असरुद्दीन ओवैसी को भी लगी है मिर्ची। उन्होंने कहा कि दिल की बात जुबान पर आ गई। हैदराबाद के सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ पर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों कमलनाथ के द्वारा भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के स्वागत करने को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हैदराबाद के सांसद असरुद्दीन ओवैसी के द्वारा इस तरह के बयान देने को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लोकतंत्र की हत्या करने के सबसे आगे चाइना दिखाई देता है, और इसी कड़ी में हांगकांग के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हांगकांग की आजादी को खत्म करने का आरोप पहले ही चाइना पर लगा है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस की आड़ में हांगकांग के अंदर चुनाव को टाल दिया गया है, यानी 1 साल तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक दूसरे के वाणिज्य दूतावास को बंद करने से
अमेरिका और चीन दोनों को नुकसान हुआ है। दरअसल दोस्तों एक दूसरे के वाणिज्य दूतावास को बंद करने से अमेरिका और चीन ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा लिया है और इसके कारण दोनों देश को नुकसान हो रहा है। सीधे तौर पर अमेरिका चाहता था कि भारत चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़े और अमेरिका पीछे से अपने नुकसान को बचाकर भारत के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन भारत सरकार की ओर से जो फैसले लिए गए उसके बाद स्पष्ट है कि भारत चाइना के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, न कि अमेरिका की लड़ाई लड़ रहा है। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की रणनीति को लेकर बेचैन भी होते जा रहे हैं और सीधे तौर पर बता सकते हैं दोस्तों कि चाइना के खिलाफ भारत ने अपनी खुद की लड़ाई लड़ी है, अमेरिका के चंगुल में नहीं फंसा है। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर श्रीलंका में अपनी पकड़ बनाने के लिए चाल चल रहा है। चीन पानी की तरह पैसा बहा रहा है। हम आपको बता दें कि श्रीलंका में 5 अगस्त को होने वाले संसदीय चुनाव में जीत भले ही किसी की भी हो, लेकिन चीन के हित सुरक्षित रखने के लिए चाइना ने श्रीलंका में अपनी पकड़ को मजबूत करने की खास रणनीति बनाई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीलंका के प्रभावी बौद्ध गुरुओं को अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत पिछले साल कोलंबो के अंदर लोटस टावर का अनावरण किया गया था। 350 मीटर ऊंचे इस टावर का निर्माण चीन ने ही करवाया था, जिसका नाम बुद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक लोटस सूत्र पर रखा गया था। श्रीलंका में सीली समुदाय सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज है और ऐसे में वह बुद्ध धर्म का पालन करते हैं। चाइना चाह रहा है कि बुद्ध धर्म के रास्ते ही श्रीलंका में अपनी कूटनीति को मजबूत करे, लेकिन दूसरी ओर भारत भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है और भारत से ही बुद्ध धर्म का उदय हुआ है और ऐसे में किसी भी वक्त चाइना पर बुद्ध धर्म के रास्ते अपनी राजनीति करने वाले चाइना को पछाड़ सकता है। और ऐसे में एक और जानकारी सामने है जहां पर इस्लामाबाद राजमार्ग का नाम श्रीनगर हाईवे रखकर पाकिस्तान के मंत्री कुरैशी ने कहा कि 5 अगस्त को कश्मीर बन जाएगा पाकिस्तान का हिस्सा। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद की कथित कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर के मामले को लेकर पागल हो गया है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि 5 अगस्त को भारत 1 साल मनाने वाला है जब हमने धारा 370 को हटाया था और इस तरह से पाकिस्तान इस पूरे माहौल को लेकर समझ चुका है कि उसके देश की जनता पूछ रही है कि तुमने कश्मीर का जो वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे। इसीलिए पाकिस्तान के हुक्मरान खासकर विदेश मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं जो सीधे तौर पर एक हास्यास्पद बयान दिखाई देता है। और एक और जानकारी सामने है जहां पर मायावती ने अयोध्या भूमि पूजन में दलित महामंडलेश्वर को आमंत्रण किए जाने को लेकर समर्थन किया है। दरअसल दोस्तों मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि दलित महामंडेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंद गिरी की शिकायत के मद्देनजर अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में 200 साधु संत के साथ उनको भी बुलाया गया होता तो ये बेहतर होता। हालांकि उन्होंने बाद में कहा है कि उनको बुलाए जाने के समाचार से हम खुश हैं। दरअसल दोस्तों अगर आप भी मायावती की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो जरूर कमेंट करके उनके बारे में, उनके इस बयान के बारे में जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर पबजी गेम को इस्लाम विरोधी बताकर पाकिस्तान ने महज ने कर दिया था बैन, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तान ने महज 13 दिन के अंदर ही बैन हटा लिया है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हर चीज को बैन करने के लिए गैर इस्लामिक बताकर इस तरह से सरकारें फैसला लेती है और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने महज 13 दिन में ही ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम पबजी से प्रतिबंध हटा दिया है, जबकि बैन लगाते वक्त सरकार ने पबजी पर युवाओं को बिगाड़ने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने गुरुवार को पबजी की कंपनी प्रॉक्सिमा बीटा से गेमिंग प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के आश्वासन के बाद पबजी से बैन हटा दिया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले इस्लाम विरोधी बता रहे थे और अब ये बैन हटा दिया है, तब इस्लाम विरोधी नहीं है। और एक और जानकारी सामने है जहां पर राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। भोग के लिए बन रहे हैं 1,11,000 लड्डू। दरअसल दोस्तों अगर आप भी इस तरह की बड़ी भव्य तैयारियां कर रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और एक और जानकारी सामने है जहां पर यूरोपीय संघ ने पहली बार रूस, चीन, उत्तर कोरिया के साइबर जासूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये तीनों देश कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले देश है और तीनों पर आरोप लगता है कि वह दूसरे देश के डाटा चुराते हैं और इंटरनेट पर सरकारी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ी जानकारी थी। इसी के साथ में हम आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों में गति मिल रही है। दरअसल दोस्तों कुछ इस प्रकार की खबर सामने आ रही है जहां पर दोनों देश के बीच में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं कुछ हाल फिलहाल में उठाए गए कदम, जिसमें पिछले रविवार को कंटेनर ट्रेन कोलकाता से माजेरहाट टर्मिनल से बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन भेजा गया था। 50 कंटेनर वाली इस ट्रेन में साबुन, सौंप, शैम्पू और कपड़ा आदि सामान भेजे गए थे और इसी के साथ में त्रिपुरा को बांग्लादेश के बंदरगाह चितगोंग से भारत सरकार ने जोड़ा है और कुल मिलाकर भारत और बांग्लादेश के बीच में
द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका फायदा दोनों देश को मिलेगा, खासकर भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत चाहता है कि उत्तर पूर्व के राज्यों से भारत अपने आप को और ज्यादा जोड़ पाए, क्योंकि अभी भारत के पास केवल एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रास्ता है जहां से भारत उत्तर पूर्व के राज्यों से कनेक्ट है। और ऐसे में बांग्लादेश के रास्ते भी भारत अपने उत्तर पूर्व के सभी राज्यों से कनेक्ट होने की लगातार तैयारी कर रहा है। और एक और जानकारी है जहां पर भारत के कड़े तेवरों के बीच नर्म पड़ा ड्रैगन। चीन के राजदूतों ने दोनों देशों को लेकर एक बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, चीन के राजदूत ने बयान देते हुए कहा कि भारत से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम ऐसा करते हैं तो दोनों देश को नुकसान होगा। चीनी राजदूत का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने डिजिटल स्ट्राइक पर बीजिंग के तमाम ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी के साथ कंपनियों को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई है। सीधे तौर पर माना जा सकता है कि पूरी दुनिया में चीन अलग थलग महसूस कर रहा है और ऐसे में भारत सबक सिखाने को लेकर कोई भी मौका छोड़ने के मूड में नहीं है। और इसीलिए चाइना के राजदूत सुन वेडोंग की ओर से यह बयान सामने आया है, यानी चाइना की सरकार अपने राजदूत से इस तरह का बयान दिलवा रही है। और एक और जानकारी है जहां पर इस बार पहली बार यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले अकेले डोनाल्ड ट्रंप नेता होंगे जो वहां के असेंबली में जाकर पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे। बाकी जितने भी नेता हैं वो सभी ऑनलाइन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। और एक और जानकारी है जहां पर भारत और चीन के रिश्तों से तय होगा एशिया का भविष्य। नेपाल के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है। अब देखना होगा कि नेपाल इस पूरे मामले को लेकर क्या भारत के साथ संबंध मजबूत करने को लेकर कदम बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली पहले ही रिश्तों में दरार डालने को लेकर एक भी मौका नहीं छोड़ा है। और एक और जानकारी सामने है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने वापस लिया चुनाव टालने का सुझाव। हम आपको बता दें कि नवंबर के अंदर अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि कोरोना वायरस के खिलाफ अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है और इसीलिए इसको यानी चुनाव को टाल देना चाहिए। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर ट्रंप ने कहा कि वो चुनाव नहीं टालना चाहते हैं। एक और जानकारी है जहां पर लद्दाख में चीन की आक्रामकता और भूटान में जमीन पर दावा बताता है कि चीन का क्या मंसूबा है। ये कहना है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का। और एक और जानकारी है जहां पर केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका देते हुए दिल्ली के एलजी ने 2 अहम फैसले खारिज कर दिए। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1 अगस्त से शुरू होने वाले लॉकडाउन 3 में नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का ऐलान किया था। साथ ही साथ केजरीवाल सरकार ने होटल और ट्रायल बेसिस पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति मांगी थी, जिसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मना कर दिया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि दिल्ली के हालात ऐसे नहीं है जहां पर कोरोना के इस दौर में इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा सके। और एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे 5 अगस्त को। मंच पर भागवत समेत 5 लोग केवल मौजूद रहेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री 2 बजे अयोध्या से रवाना भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों 11:15 पर अयोध्या प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंच पर मौजूद रहेंगे। केवल 5 जने प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, यानी सीधे तौर पर एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम होने वाला है। और ऐसे में भगवान श्री राम के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कई लोग अयोध्या को अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। और एक और जानकारी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, अपनी नाराजगी भी जताई है। एक और जानकारी की माने तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर से उथल पुथल हो रही है, आपस में ही भिड़ते हुए संगठन दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में केवल क्रिकेट ही एक ऐसा पेशा है जिससे कुछ संस्थानों को काफी फायदा पहुंच रहा है और इसीलिए आपस में ये संस्थानें लड़ती हुई दिखाई देती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग में इसकी फ्रेंचाइजी के बीच रिश्तों में खटास की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि दोनों टीमें वित्तीय और प्रयोजन संबंधित प्रतिबद्धताओं को लेकर असफल रही है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर जल्द ही जो क्रिकेट थोड़ा बहुत दिखाई देता है वो भी खत्म हो जाएगा। और एक और जानकारी है जहां पर सावधान, अगले महीने 16 दिन के लिए बंद रहेंगे बैंक। दरअसल दोस्तों आपके लिए बड़ी जानकारी है जहां पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि इस बार अगस्त में कब कब बंद होने वाली है, कब कब छुट्टियां होने वाली है बैंकों की, ये जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 29 और 31 तारीख को अगस्त में छुट्टी होगी, यानी बैंक नहीं खुलेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण सूचना है अगर आप बैंक से जुड़े हुए काम करते हैं तो। एक और जानकारी की माने तो 31 अगस्त तक बढ़ाया गया अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल उड़ान सेवा पर लगा हुआ प्रतिबंध यानी अभी भी नहीं खुलेगा, क्योंकि देश के अंदर कोरोना के मामले पूरी तरह से रुके नहीं है। और एक और जानकारी है जहां पर राम मंदिर केवल धार्मिक मामला नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। आरएसएस की ओर से ये जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा है कि ये केवल धार्मिक मामला नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। बता दें कि 5 अगस्त को अयोध्या के अंदर राम मंदिर भूमि पूजन होने वाला है और कोरोना महामारी के चलते कई राजनीतिक दलों ने सरकार के फैसले को लेकर सवाल खड़ा किया है, जिस पर आरएसएस की
ओर से भी टिप्पणी सामने आई है। एक और जानकारी की माने तो उद्धव ठाकरे सरकार पर पूर्व सीएम फडणवीस ने बयान देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी के सहयोगी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यानी सीधे तौर पर जो महाविकास आघाड़ी तथाकथित तौर पर विकास के दावे कर रही है लेकिन अपने विकास में लगी हुई दिखाई देती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी में एक मत नहीं दिखाई देता है। तीनों मिलकर सरकार केवल इसीलिए चला रहे हैं ताकि बीजेपी को दूर रखा जाए। सीधे तौर पर यह पता चलता है कि जनता के लिए काम नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में जल्द ही बीजेपी की वापसी तो तय है, लेकिन देखना होगा कि कितना समय इसमें लगता है। एक और जानकारी है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी राम भक्तों से अपील की है, कहा कोरोना का ध्यान रखिए और भूमि पूजन पर अयोध्या में भीड़ न लगाए, क्योंकि जरूरी है कि आप अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें और अपने आराध्य की पूजा करने के लिए भी तैयारी करें। और इसी के साथ में दोस्तों, दर्शकों के साथ 30 से 50% स्टेडियम भरा होना चाहिए। यूएई क्रिकेट बोर्ड की ओर से ये मांग की गई है। हम आपको बता दें कि आईपीएल को यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर ट्रांसफर किया गया है, जहां पर यूएई के अंदर क्रिकेट बोर्ड आईपीएल कराने वाला है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर यूएई के क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम चाहते हैं कि 30 से 50% स्टेडियम भरा होना चाहिए। अब देखना होगा कि आईपीएल यानी बीसीसीआई इस पर क्या फैसला लेती है। एक और जानकारी की माने तो युवाओं के लिए सेना में सुनहरा मौका आया है। 1 से 14 अक्टूबर तक भर्तियां होंगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय थल सेना की ओर से मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति के युवाओं को सेना में भर्ती कराने के लिए मौका दिया गया है, जिसमें 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2020 तक मंडी के पड्डल मैदान प्रशिक्षण केंद्र में भर्तियां होंगी। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 31 जनवरी 2021 को होने वाली है, यानी अगर आप इन इलाकों से हैं तो आपके लिए बड़ी जानकारी है। इसी के साथ में दोस्तों, सुशांत सिंह के मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को सुनवाई की बात की है, यानी 5 अगस्त को ही ये भी एक बड़ा मामला सबके सामने आएगा। और एक और जानकारी है जहां पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के 1 साल पूरा होने के बाद भी अलगाववादियों से सहानुभूति रखने वाली पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया है और इसको 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी गृह मंत्री अमित शाह के फैसले का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल